प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैंने दरोगा का अपडेट डाला, बीपीएससी का अपडेट डाला। दरोगा के अपडेट पर कुछ लड़के कहे कहाँ से न्यूज़ ले आते हैं। पूरे पेपर में मैं आपको बता दूं, पूरे पेपर में हेडलाइन है। वह लड़के जो कमेंट्स किए हैं, बार बार कहते हैं कि कमेंट्स करने के पहले पूरा सोच लीजिए। आपको न्यूज़ भी दिया जाता है और कमेंट्स भी बड़ा स्टैंडर्ड करते हैं। देख लीजिए, पुलिस के 60,360 पदों के जून में सीधी बहाली, इनमें 35,000 सिपाही के, और दरोगा के कितना पद सृजन है 23,653। यानी जितने भी बहाली किया जाएगा यह चरणबद्ध तरीके। देख लीजिए सभी आदमी जो महान अनुभव खूब स्टैंडर्ड कमेंट्स किए हैं उनके लिए। इसलिए सोच समझ कर सोचिएगा। अगर सुबह पहर आपका न्यूज़ देते हैं तो कोई जानकारी होती है, कहीं से स्रोत होता है, तभी न्यूज़ में ऐसे नहीं देता। कोई भी न्यूज़ आज तक देख लीजिए, गलत न्यूज़ में देता ही नहीं, क्योंकि क्लास में भी मेरे लड़के रहते हैं। गलत न्यूज़ देना 1000 गाय के मारने के बराबर पाप है। विद्यार्थी को बरगलाना शिक्षक द्वारा सबसे बड़ा पाप है। एसएससी के मुद्दा पर कोई भी यूट्यूबर मुखर होकर नहीं बोलता था, डरता था। मैंने एसएससी के मुद्दा पर मुखर होकर बोल रहा था। फोन भी आया था इधर उधर से काफ़ी। इसलिए आपसे अनुरोध है, फिर प्रत्येक दिन मैं हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लोकल न्यूज़ और दर्पण का डालता हूँ। आप इसे निश्चित रूप से देखेंगे। किसी भी चीज़ को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है, बड़ी शिद्दत के साथ लोग तैयार करते हैं। इसलिए फर्स्ट न्यूज़ है द हिंदू का। सूर्य से लगभग 33 गुना बड़ा ब्लैक होल को खोजा गया है। सूर्य जितना बड़ा है ना, उसका 33 गुना बड़ा क्या खोजा गया है? ब्लैक होल खोजा गया है। ब्लैक होल का जो मुख है यह किस ओर है? पृथ्वी की ओर है। ब्लैक होल में कौन सी गैलेक्सी है? PBJ 23392343 नामकरण किया गया। जैसे हमारा सूर्य और पृथ्वी किस गैलेक्सी के अंतर्गत आता है? तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत। जो ब्लैक होल खोजा गया है, इतना अधिक ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पर है, अगर लाइट भी वहाँ से गुजरता है तो लाइट भी पास थ्रू नहीं होता है, लाइट को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इतना बड़ा वहाँ पर ब्लैक होल के निकट गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स है। तो यह न्यूज हुआ, इस न्यूज को हम आपको डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू का, गौर से समझिएगा। लिखा हुआ है नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट ड्रग्स व रेयर डिजीज मेडिसिन फूड। जो नंबर ऑफ बहुत सारे डिजीज हैं, जो लगभग 11 डिजीज हैं, उनकी दवा के लिए जो कस्टम टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दिया गया है। यही कहा गया है ऑल ड्रग्स एंड फूड फॉर ए स्पेशल मेडिकल पर्पस ऑफ इम्पोर्टेंट of rare disease listed under the National Policy for Rare Disease 2021 और नाउ 2021 के अंतर्गत जो रेयर डिजीज है, जैसे कि रेयर डिजीज में कैंसर की एक दवा है कियोट्रुडा, उस पर भी आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। जब मेडिसिन में इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, ऐसे मेडिसिन को 11 मेडिसिन को रखा गया है जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, वैसे मेडिसिन को पर 10% कस्टम ड्यूटी लगता है, वो समाप्त कर दिया गया। इससे क्या होगा? दवा का जो रेट होगा कम होगा। यह जो पॉलिसी आती है 10% वाले सम ऑफ कैटेगरी, यह जो आती है नेशनल पॉलिसी ड्रग्स के अंतर्गत आता है।
तो इसी ढंग से आपको दवा के विषय में आपको लगभग 6000 से 8000 बीमारी, लगभग 6000 से 8000 बीमारी रेयर डिजीज है, लेकिन 5% से कम बीमारी ही ठीक होते हैं रेयर डिजीज में। 95% रेयर डिजीज प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो रेयर डिजीज व्यक्ति को पकड़ता है, 95% रेयर डिजीज से व्यक्ति को पहचान नहीं होता है। जैसे कैंसर ऐसा भयावह बीमारी है कि व्यक्ति को जब सुन लेता है ना तो रोआ कांप उठता है। तो ऐसे डिजीज मात्र ये सब रेयर है। 5% व्यक्ति अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। अभी भी कैंसर के 100% क्योर नहीं है जी, कंट्रोल होता है। अंग्रेजी दवा में हम एम्स में एक बार सेमिनार में बैठे हुए थे, चाइना के हॉपकिंस हॉस्पिटल के कैंसर विशेषज्ञ आए हुए थे। उसी में हम लोग का सेमिनार था। एम्स के भी डॉक्टर हम लोग को, जो पेशेंट कंटिन्यू ठीक है, हर कुछ अच्छा है, उसको सेमिनार में बुलाया था। मैं भी खुद गया था। तो कहे थे ईच एंड एवरी पर्सन प्रेजेंट इन कैंसर सेल, प्रत्येक आदमी के पास कैंसर सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। बराबर या चेक बॉडी को चेक करने की क्यों कहा जाता है? कोई आपको रेयर डिजीज नहीं पकड़े। तो एक आंकड़ा दिया है कि 5% रेयर डिजीज आपको ठीक होता है। तो रेयर डिजीज में जो दवा है उसमें आपको 10% दवा है, उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा फिगर, बहुत अच्छा। बाघिन के बच्चा का फिगर, ये 2 बाघिन है, बच्चा 2 बाघिन का बच्चा है। माँ जन्म दिया, इसके बाद मर गई माँ मर गई। तो कोरोना नेशनल पार्क की घटना है। और उसको बाघिन को टाइगर के बच्चे को कहाँ लाने की बात कर रहा है, जा रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तब पेंच राष्ट्रीय उद्यान के विषय में आपको हम जानकारी दे दें कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्यों पड़ा। वहाँ पर पेंच नदी के किनारे है और पेंच नदी के नाम पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कोई ना कोई नदी के नाम पर पड़ा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तब महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, मुक्त महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र इसका जो इलाका है महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है। 1975 में इसको महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया के सबसे सुंदर बर्ड्स की प्रजाति इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती। दुनिया के सबसे सुंदर बर्ड्स, चिड़िया की प्रजाति इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तब पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में है? क्या कारण है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है? आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान के विषय में आपको बताए। तो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप स्पष्ट रूप में बताएगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी। जीएसटी के विषय में जानिए। जीएसटी कैसा टैक्स है? तो जीएसटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको मन में आएगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? जो गवर्नमेंट आपसे प्रत्यक्ष रूप से टैक्स लेता है उस टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप नौकरी कीजिएगा, नौकरी से आपको पैसा काटेगी गवर्नमेंट, तो वह टैक्स क्या कहलाएगी? डायरेक्ट टैक्स कहलाएगी। लेकिन जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सामान खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? सामान, वस्तु खरीदते, दवाई खरीदते हैं, तो दवाई पर टैक्स देते हैं। तेले खरीदते हैं, खाद्य सामग्री भी खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। तो डायरेक्ट न देकर क्या देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया क्या? इनडायरेक्ट टैक्स।
तो फिर जीएसटी के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जीएसटी को कब लॉन्च किया गया था? जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 में। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में क्या लाया गया था? जीएसटी लाया गया था। जीएसटी के लिए 5 स्लैब की बात की गई है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% बेचारा जो गरीब है, 5% जो थोड़ा अच्छा है, 12% से उसे अच्छा है, 18% जो और अच्छा है, 28% अब रिलैक्स जिंदगी जी रहा है, पूरा लग्जरियस गाड़ी है और कुछ है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, उसके लिए 28% जीएसटी टैक्स लगाया गया है। फिर जीएसटी टैक्स लगता है तो एक जीएसटी काउंसिल परिषद होता है, और जीएसटी काउंसिल परिषद के जो चेयरपर्सन कौन होते हैं? वित्त मंत्री। तो आपको हम कहते हैं भारत के अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो दाम किसका बढ़ेगा, दाम किसका घटेगा? घटने का तो दाम नहीं है जी, दाम बढ़ने का ही है। या किस कौन निर्णय लेता है? जीएसटी काउंसिल परिषद। जीएसटी काउंसिल परिषद इसका निर्णय लेता है। तो जीएसटी के संबंध में आप जान गए। एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के विषय में आपको हम चर्चा कर दें। यदि ये है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ChatGPT-4 और ChatGPT-3। अब ChatGPT-4 लॉन्च होने वाला है। तो ChatGPT-4 क्या है? जैसे गूगल खोलते हैं आप और गूगल से कोई प्रश्न पूछते हैं आप, तो गूगल क्या करता है? पूरा पेज आपके ला कर निकाल कर दे देता है, उसमें आप खोजिए आंसर पर। गूगल का जो आंसर होता है 100% कसौटी पर खसा नहीं रहता है। लेकिन जो ChatGPT-4 आया, वो ChatGPT क्या होता है? जैसे कि आपका फ्रिज है, आप फ्रिज में बहुत सारा सामान है, आपको समझ में नहीं आता कि इससे हम क्या क्या खाना बनाएंगे। उसको आप फोटो खींच लीजिए, उस ऐप पर फोटो खींचने का वह स्वयं बता देगा इस सामान से अमुक चीज खाना तैयार किया जाता है। तो ये हुआ ChatGPT-4। लेकिन ChatGPT-3 में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगे ChatGPT-4 के विषय में जानिए। ChatGPT-4 है, वह सटीक जवाब देता है। और किसी का प्रश्न पूछिए आप, जैसे कि उदाहरण देते हैं, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप जो ही ChatGPT से पर जाएंगे, आप पूछेंगे, तुरंत आंसर दे देगा। लेकिन लेकिन सटीक आंसर देगा। लेकिन GPT-3 वैसा सटीक आंसर नहीं देता है। ChatGPT-4 बीमारी का भी इलाज बता देता है। एक डॉक्टर इस पर शोध किया गया था, एक डॉक्टर साहब थे, अमेरिका ने इसका रिसर्च किया, ChatGPT का प्रयोग किया, मरीज का फोटो खींचा और उस पर बीमारी के विषय में पूछा। उन्हें दवा भी बता दिया कि इस बीमारी का ये सब दवा है, और वही दवा डॉक्टर साहब के दिमाग में चल रही थी, और उस बीमारी के डॉक्टर साहब वही दवा लिखते। तो यह है ChatGPT-4 आने वाला है। किसी भी चीज़ को क्या करता है ChatGPT? क्या है? जो सुनता है ना, वही आपको डाटा आएगा। इस पर एक फिर रिसर्च किया गया, लेकिन ChatGPT-3 में ऐसी कोई बात नहीं है। ChatGPT-3 है, एक परीक्षा में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दिया गया उसको, और उस पर जब आंसर पूछा गया था मात्र 50% ही आंसर सही बताया। ChatGPT-4 ChatGPT-3 लेकिन ChatGPT-4 क्या हुआ? जब 100 प्रश्न का आंसर उससे पूछा गया तो लगभग 84% आंसर को सही जवाब दिया। यानी ChatGPT-4 है, लगभग 84% प्रश्न को सही उत्तर दिया। इसका अर्थ है वह बाजार में क्या है, उसका
आगे बहुत डिमांड होगा। और ChatGPT-4 के विषय में तो वो मार्केट पकड़ेगा। ChatGPT-4 है वह मुकदमा भी लड़ सकता है, तो केस को आप रख लीजिएगा और सलाह भी दे सकता है कि किस नंबर में इस केस में क्या सलाह हो सकता है। लेकिन कोई चीज़ आता है उससे खामियां होता है, ये नहीं है कि उसमें पूर्णतः क्वालिटी ही क्वालिटी है, उसमें कुछ गुण है। समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या है उसके पास लगता है कॉमन सेंस की कमी है। वह कोई भी सवाल देता है तो सवाल का कहाँ से स्रोत आया, आंसर का, सवाल का जब आंसर देता है और आंसर का कहाँ से स्रोत आया, स्रोत के विषय में वह जानकारी नहीं देता है। अगर हम किसी के क्वेश्चन को आंसर बोल रहे हैं और किसी को पढ़ा रहे हैं तो हमको स्रोत बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? तो स्रोत के विषय में वह कोई जानकारी नहीं देता है। इसको समझ कर देता नहीं, अब तो अपना लगा लेना, देखना 8:40 में देखना रहता, इसके विषय में करता है। हम आते हैं आपको दर्पण के क्वेश्चन का, आपको हम डालने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दर्पण का, इतिहास का पोर्शन दर्पण में जो सार संग्रह है उसको मैं डालता हूँ। किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई? चंपा। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद। ऋग्वेद में कई ऋचाएं प्रयुक्त अधन्या शब्द किसके लिए आया है? अधन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट, 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसने वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है, वह अभिलेख का नाम क्या है? बोगज कोई से। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहंदी किसकी संस्कृति से फारसी में संस्कृत को फारसी में अनुवाद किया था? अथर्ववेद। नेक्स्ट, ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक है, यह है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी। नेक्स्ट, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली की नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार का गठन सत्तारूढ़ हुआ? तो लेबर पार्टी। मेरे दोस्त, आपको मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लोकल न्यूज, PIB, दर्पण को डाला। देखना चैनल को मत भूलिएगा, आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी, आपका नॉलेज का विस्तार, सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।